हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2021 का टायर 1 का एग्ज़ाम रहेगा, जो अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2022 को हमारा हुआ है। आज भी हमारा मोटिव वही रहेगा कि आपको वो शॉर्ट ट्रिक, वो शॉर्ट मेथड बताया जाए जिससे कम से कम समय में हमारा आंसर आ जाए। हमारे पिछले वीडियोज़ को आपने जो लाइक और कमेंट दिए हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, इसलिए हमने अपनी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में सीजीएल का टायर 1 का एग्ज़ाम ऐड किया है। तो चलिए फिर इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने पेपर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट मिक्स करे हैं। सबसे पहले तो वो 12.5% लॉस पे कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन फॉल्स वेट का यूज़ कर रहा है 28 ग्राम और को इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। मीन्स उसे 36 ग्राम वेट यूज़ करना चाहिए बट वो यूज़ सिर्फ 28 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा और वो दिखावा कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे लॉस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मर्ज हुआ है, एक तो फॉल्स वेट का यूज हुआ है और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मर्ज हुआ है वो है नेट प्रॉफिट निकालने का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर वो सीधा सीधा बिना फॉल्स वेट के बेचता तो उसको लॉस हो रहा होता है इसमें कितना, 12.5% का। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को, ये कॉस्ट प्राइस पे अगर बेचता तब की बात है। बट क्योंकि वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा है इस वजह से उसको हो रहा है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हमारा निकाल के हमें निकालना पड़ेगा फॉल्स वेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉल्स वेट को सीपी मान लेते हैं। तो अगर हम सीपी इसको मानेंगे तो ये हमारा एसपी हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है हर एक 28 ग्राम पे। तो यहाँ से एक आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 200/7%। एक हमारा प्रॉफिट है, एक हमारा लॉस है। नेट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और जो रेस्पेक्टिव जिसके साइन है उसको हम उसकी जगह रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नेट निकालेंगे तो x हम कुछ हमने माना है वो, तो एक हमारा प्रॉफिट है, ये 200 + 7% प्रॉफिट है। दूसरा हमारा लॉस है 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं, पहले ही बताया कि मैथ को आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस की गुना होगी तो माइनस आएगा। माइनस में हमारा 200/7 आएगा और 25/2 आएगा और नीचे हमारा 100 आएगा। इस सब को हम सॉल्व कर लेंगे, ये यहीं पे कर लेते हैं। एलसीएम हमारा 14 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ये हमारा 175 आ जाएगा और ये हमारा 25 × 50 आ जाएगा। जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे आप तो 400 - 225/14, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 175/14। इट मीन्स 7 से डिवाइड करेंगे तो 25 और ये हमारा 25/2, यानी कि 12.5% हमारा गेन हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने के लिए एक और दूसरा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको समझ आए उसको आप यूज कर सकते हैं। जब 12.5% लॉस पे वो बेच रहा है सीपी पे, इट मीन्स 12.5% हमारा हो गया 1/8 पार्ट के बराबर, यानी कि इतनी उसकी वैल्यू घट जा रही है। तो अगर 36 ग्राम की कोई चीज़ होगी तो वो एक्चुअली कितने, 36 रुपये की कोई चीज़ होगी तो वो कितने की दे रहा होगा, उसका सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें से इस 1/8 को अगर हम हटा दें तो ये हमारा हो जाएगा 63/2। 4 से डिवाइड कर लेंगे ऊपर नीचे और फिर जो भी आएगा ये हमारा एसपी हो जाएगा। और सीपीयू क्योंकि वो 36 ग्राम चीज़ दे ही नहीं रहा है, वो 28 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पे 28 रुपये की हो जाएगी वो। अगर पर ग्राम प्राइस हम 1 पैसे पर ग्राम करें तो 28 पैसे की हो जाएगी, ये हमारा सीपी हो जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट निकालना कोई टफ बात नहीं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एसपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तो एसपी में से सीपी को घटा दो, ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया, और अपॉन में सीपी रख दो जो हमारा ये है, और इनटू में 100 कर दो, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में से 28 हम माइनस कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 28 दूनी 56, 63 में से 56 हटाएंगे और 28 × 2 हमारा नीचे आ जाएगा और इंटू हमारा 100 आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो सेम वही कहानी आ गई, ये 7, ये 28, ये 2 और ये 100, 7 × 28 और 100/8, यानी 12.5% हमारा प्रॉफिट यहाँ से भी आ गया। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, आपको जो इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है 12 और पूछ रहा है इनमें से कौन सा उनका एलसीएम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई हमें नंबर्स दी हुई हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ
गिवन नंबर्स मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, उनके एलसीएम का फैक्टर होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब वो गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 12, क्योंकि एचसीएफ है तो 12 का फैक्टर जरूर होना चाहिए, जो भी ऑप्शन दिए, जिस ऑप्शन का फैक्टर नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 60 का फैक्टर है, यस है। 84 का है, यस है। 72 का है, यस है। किसका नहीं है? 90 का नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ये इजी कैटेगरी में रखेंगे हम। पिछले वाला क्वेश्चन हम मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं, मीडियम टू डिफिकल्ट, मीडियम ही मान लीजिए, और सेकंड वाला इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, दो सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली पी पे टच करते हैं, तो कोई भी आप दो सर्कल बना सकते हैं। ये बना लिया हमने, एक सर्कल ये हो गया, एक हमारा इसके बगल में दूसरा छोटा सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। ये इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये पी है हमारा, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब टेंजेंट्स दो तरह के होते हैं सर्कल्स में, इंटरसेक्टिंग सर्कल जो होते हैं। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, जैसे ये वाला हमने बनाया है, ये देखो डायरेक्टली इसको टच करते हुए हमने बना दिया। और ये वाला अगर होता तो यहाँ से अगर इस वाले को अगर हम कहेंगे, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, क्योंकि ट्रांसवर्सली टच करता है। तो ये हमारा डीसीटी है, और वो हमारा टीसीटी है जो डॉटेड लाइन बनाई है। टू द टू सर्कल्स ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट कर रहा है ए और बी। एंड एंगल पी ए बी, हमें एंगल पी ए बी दिया। अब हमें ये एंगल बनाना पड़ेगा, ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। एंगल पी ए बी जो है वो हमें दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल ए बी पी, ए बी पी की मेजर पूछ रहा है, ए बी पी मतलब इस एंगल को पूछ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो हमें डीसीटी की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जब हम बनाते हैं दो सर्कल्स को, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को, तो उसमें हमें प्रॉपर्टी याद करनी है कि जब भी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जहाँ जिस पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ये टच करते हैं, उससे उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। इट मीन्स ये वाला एंगल जो हमारा बन रहा है ए पी बी, वो हमारा हो गया 90 डिग्री का। और इस वजह से हमारा जो एंगल पूछा हुआ है ए बी पी, वो हमारा हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री का। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ये इजी कैटेगरी में हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज, किसी किन्हीं दो संख्याओं x और y का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रूट x इंटू वाई। यहाँ पे इसको यूज़ करोगे आप, तो x हमें दिया 169 और y हमें दिया 144। 169 में से 13 बाहर आएगा, 144 में से 12 बाहर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सुपर इजी कैटेगरी में मानिए, मीन प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%। लेंथ को जो इंक्रीज किया है वो 8% से इंक्रीज कर दिया, यानी प्लस है, पॉजिटिव है। और ब्रेड्थ को जो है वो भी इंक्रीज करा, यानी वो भी पॉजिटिव बढ़ी है, वो भी हमारी 5% से बढ़ा दी गई है। बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, ये भी नेट इंक्रीज, नेट वाला ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। नेट के लिए हमें एक ही फॉर्मूला, उससे ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो बढ़ रही है वो चीज़ प्लस रखते हैं, जो घट रही होती है वो माइनस रखते हैं। और क्योंकि दोनों बढ़ रही हैं इसलिए दोनों प्लस में रखें, और अपॉन 100, तो ये 13 तो ये हो गया, और 8 4 जब 40 और 2 0, ये 0.40 इसमें ऐड और हो जाएगा, यानी कि 13.40 हमारा आंसर। इतने परसेंटेज हमारा एरिया जो है वो इंक्रीज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इसलिए इंक्रीज आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये भी इजी कैटेगरी में हम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आपको cos 45 दिया है, sec 30 और cosec 30। अब यहाँ पे वो हमारी जो टेबल होती है वैल्यूज़ की, 0 30 45 90 डिग्री वाली, 60 90 डिग्री वाली, वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट अप करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। cos 45 की अगर आप टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू होती है cos 45 की 1/√2। ओके, sec 30 की अगर हम टेबल से वैल्यू देखेंगे तो हमारी sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, क्योंकि sec 30 जो है हमारा cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 की होती है √3/2, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसी तरह से cosec 30 हमारा sin 30 का उल्टा होगा, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसलिए cosec 30 1/sin 30 होता है, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √3 एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये √2 नीचे आ जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे बचेगा 2 + 2√3 हमारा इतना आ जाएगा। अब या तो √3/√2 ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, इनमें देखेंगे तो हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। हमें फर्स्ट ऑप्शन इसके जैसा लग रहा है लेकिन वो नहीं है, तो हमें उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनलाइज कर देते हैं हम ऊपर। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे ऊपर डिनोमिनेटर को, ये हमारा हो जाएगा √3
√2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो अगर आप, तो ये हो गया हमारा 2√6। और कभी भी प्लस में अगर रूट लिए हैं तो बड़े वाले को हमेशा आपको पहले लिखना चाहिए। ये बड़ा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे और ये छोटा है इसलिए इसको बाद में। और अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन के लिए ये फैक्टर हो गया इसका ये, और ये ऊपर नीचे गुना कर देना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है 2√2। यहाँ पे रेशनलाइजेशन जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 2√18 माइनस 2√6 और अपॉन इन दोनों का ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 8। ओके, ये हमारा इसमें से 2 कॉमन आ जाए, 2 इधर भी है 2 इधर भी, और ये 24 में से 8 गए 16 बचेंगे। 16 को आप 2 से डिवाइड करो तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर हमारा रह जाएगा √18 माइनस √6। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और √6 को हम लिख सकते हैं √6। तो ऑप्शन हमारा आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इसको हम इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जरूर दी है, बट क्योंकि रेशनलाइजेशन भी करना पड़ा इसलिए इसको हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ डिवाइजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस 1। इसका डिवाइजर कौन सा है? तो इसके डिवाइजर के लिए आपको हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n, ऐसे भी मान सकते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n जो है वो x माइनस 1 से डिवाइड होता है ऑल वैल्यूज के लिए, और x प्लस 1 से डिवाइड होता है सिर्फ इवन वैल्यूज के लिए। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ये यानी कि ये हमारा 49 जो है वो की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 जो है ये हमारा 49 माइनस 1 यानी 48 से हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर 48 आ जाता है, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है तो 48 के जो भी फैक्टर्स होंगे उनसे जरूर डिविजिबल होगा, तो 8 से डिविजिबल होगा। अल्टरनेटिवली अगर आप देखना चाहते हैं इसमें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 49 को 7 की पावर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप फिर से देखेंगे तो यानी कि ये ऑल वैल्यूज 7 प्लस 1 से डिवाइड होगा इवन वैल्यूज के लिए और 7 माइनस 1 से डिवाइड होगा ऑल वैल्यूज के लिए। तो 7 माइनस 1 यानी 6 से डिविजिबल है 6, क्योंकि ऑप्शन में 7 प्लस 1 से इवन वैल्यूज के लिए ये 30 इवन वैल्यू है, तो 8 से ये डिविजिबल हमारा होगा। दोनों मेथड से आप देख सकते हैं, तो ये इजी कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर। तो ए बी को हरा रहा है 150 मीटर से, जबकि बी सी को हरा रहा है 75 मीटर से। तो जब हमें ए का सी से निकालना होता है ए बाय सी, तो इसके लिए हमें x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन जो ट्रैक की लेंथ है या जितने मीटर की लेंथ है उससे हमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पे बढ़ेंगे तो x हमारा 150 था, y हमारा 75 था, और इसमें माइनस कर लेंगे हम 150 इंटू 75। रेस कितने मीटर की है? 1500 मीटर की। तो ये हमारी 10 और 10 से 7.5 यानी कि 150, और ये हमारी 225, तो ये हो गई। और माइनस इसमें से हम 7.5 घटा देंगे तो हमारी ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 217.50 मीटर। ठीक है जी, ये भी इजी कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹2500 वैन इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए गए हैं 8 साल के लिए। अमाउंटेड टू ₹3725 ऑन मैच्योरिटी। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम। तो सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट का इसमें कॉन्सेप्ट वो लगाना है फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है, बहुत सुपर इजी मान के चलिए इसको। इंटरेस्ट कितना मिला उसको आपको ये देखना है। तो 2500 से 3725 रुपये हो गए, यानी कि 1225 रुपये उसको ब्याज मिला। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपये, पी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है, और टाइम उसने 8 ईयर्स का दिया हुआ है हमें, अपॉन 100। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 चौके 100, 25 निम्न 225, यानी कि 49 अपॉन 8 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। इसको आप डिवाइड कर लें तो 6.125% हमारा ऑप्शन है कोई। हाँ, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसको इजी कैटेगरी में ही रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 days. What is the average number of pages printed by printer Z ड्यूरिंग द 3 days? तो इन 3 दिनों में मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे में जेड का जो एवरेज रहा है वो क्या रहा है? एवरेज पहले भी बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब होता है
जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 3 ही दिन का है इसलिए नीचे तो 3 आएगा, ऊपर इनका सम आएगा, सम कर लेंगे 8 और 2 2 4 और 1 5, 588 अपॉन 3 हमारा जो है ये एवरेज आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 159 जा और 56 196 हमारा ये ऑप्शन हो गया। ये भी इजी कैटेगरी में। देखिए ग्राफ के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले वो इजी ही कैटेगरी के हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बैटिंग एवरेज फॉर 27 innings ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157 रन्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर उसको हाईएस्ट स्कोर एच रहा हो और लोएस्ट स्कोर एल रहा हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 157 रन है। एक इक्वेशन तो हमारी ये बनी जो उसने सेकंड लाइन में बोला है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन। अगर इन दोनों इनिंग्स को हम हटा दें तो जो बाकी की 25 इनिंग्स बची उनका जो एवरेज है वो 42 रन है। फाइंड इज हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग्स, यानी कि अगर मैं टोटल 27 इनिंग्स का एवरेज और उसकी इनिंग्स की मल्टीप्लाई करूँ तो एक नंबर आएगा मेरे पास। उन दो इनिंग्स को हटाएं हाईएस्ट और लोएस्ट को, तो जो एवरेज है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक एवरेज आएगा। अब इस जो नीचे वाले में वो कौन सी इनिंग्स नहीं है, हाईएस्ट और लोएस्ट, यानी कि अगर ऊपर वाले टोटल में से मैं नीचे वाले टोटल को घटाऊं तो मेरे पास H प्लस L आ जाएगा, क्योंकि यही वो दो इनिंग्स है जो कि हटाई गई हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो 27 और 47 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 27 47 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1269 और 25 और 42 की करेंगे तो हम 25 दूनी 50, 25 चौके 100 यानी कि 105, 1050 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा आ जाएगा दोनों इनिंग्स का सम टोटल। अब हमसे जोन सी इनिंग पूछी है उस इनिंग के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, वो इक्वेशन फर्स्ट है। हाईएस्ट इनिंग पूछी है तो इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 2H हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगी, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 376। और क्योंकि हमें हाईएस्ट इनिंग पूछी है उसने तो 376 अपॉन 2 यानी कि 188 रन उसने हाईएस्ट स्कोर जो है वो किया है। इसको हम मीडियम कैटेगरी में मान सकते हैं, ईजी तो नहीं कहेंगे, मीडियम कैटेगरी में मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, Q had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? पूरा कार्य कितने समय में हुआ है इसको बताना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक जो तरीका यूज़ करते हैं वो ये है कि P और Q अगर ये अकेले अकेले करेंगे तो ये 15 दिन में ख़त्म कर देगा, ये 10 दिन में करेगा। इन दोनों का लिया जाता है LCM, 15 और 10 का LCM हो गया हमारा 30। इसको फिर हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे अब इससे 15 से इसको डिवाइड करें तो ये 2 और 10 से इसको डिवाइड करें ये 3। ये जो हमारे पास 2 और 3 आई ये आई है इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। इट मीन्स P रोज के 2 काम कर रहा है, Q रोज के 3 काम कर रहा है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया तो 2 दिन का कितना काम हो गया इनका, 2 डेज वर्क। भाई दोनों मिलके 5 काम करेंगे तो 2 दिन में कितने काम हो गए, 10 वर्क उन्होंने निपटा दिया, क्योंकि टोटल वर्क ये है हमारा 30। तो अगर 10 काम हो गए तो बाकी रिमेनिंग जो बचा काम वो कितना बचा, रिमेनिंग काम हमारे पास 20 बचा। लेकिन अब क्योंकि क्यों छोड़ के चला गया सिर्फ P को काम करने, तो P की कार्य क्षमता क्या है 2, तो सिर्फ 2 ही काम होंगे रोज के और इसको करने में कितना दिन लगेगा 10 डेज। 2 दिन पहले लगे और 10 दिन अब लगे, टोटल 12 डेज के अंदर कंप्लीट हो गया। अगर वो पूछता रिमेनिंग वर्क तो 10 डेज, अगर उसने पूछा होल वर्क तो 12 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी इजी कैटेगरी में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज आर 4000। टोटल ट्रक्स जो सोल्ड किए हैं 8 कंपनियों ने मिला के वो 4000 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी शोन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज, वो परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय B, C, F एंड H, B, C, F एंड H, इनका टोटल कर लीजिए 27, C का 18, F का 7 और H का 14। ये परसेंटेज मतलब इन्होंने बनाए। हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज कंपनीज, मतलब सारी कंपनियों का 4100% के बराबर है तो पूछ रहा है कितने परसेंट कम है। चलिए इनका टोटल कर लीजिए, 8 7 15, 15 7 22, 4 26, हासिल लगे 2 2 2 4 5 6, 66%, मतलब बाकी इन चारों ने किया है और बाकी टोटल जो है 8 कंपनियों 100% है। तो ये कितने परसेंट कम है, इसमें से इसको घटा दें तो परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारा हो गया 34%। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाए। ये इजी कैटेगरी में मानिए, मैंने आपको बताया ग्राफ के क्वेश्चन आपको देखने में जरूर
टफ लगेंगे, लंबे लगेंगे, लेकिन वो बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब। अब ये हमारा थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन आप मानिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं अब हम उन पे थोड़ा सा एक बार फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें उसने दिया है एक्स स्क्वायर, अगर 1 को इधर रखो तो ये 5x के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन से मैंने ये निकाला है। क्लियर? जब हमारे पास ये आ गई तो अगर अब दो चीज़ कर सकते हैं हम इसमें। पहली चीज़, इसको दो तरीके से हम यूज़ करेंगे इसी इक्वेशन को। पहली चीज़, हम इसको डिवाइड करेंगे x से। अगर हम x से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो मेरा 1/x बराबर 5 आ जाएगा। पहली चीज़ ये आएगी। दूसरी चीज़, इसी इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये x की पावर 4 आ जाएगा, ये x का स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरा 5x का क्यूब हो जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5x क्यूब है, ऊपर x की पावर 4 भी है और मुझे x प्लस 1/x की पावर इज इक्वल टू 5 भी मिल गया है। क्लियर? चलो, अब इनका क्या क्या यूज होगा। अब उसने पूछा क्या, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। उसने पूछा है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब। इसमें हम x की पावर 6 में और x की पावर 4 में अगर x की पावर 4 को कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा ये बचेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा इधर वाला। और नीचे 5x क्यूब की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट, ये इसका यूज था। तो इसमें से भी मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा बच जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर 1 हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ से बचेगा एक्स की पावर 4 और ये बचेगा 1 और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा कॉमन है इसलिए कट जाएगा। एक्स स्क्वायर जो नीचे उसे डिवाइड करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऑलरेडी है, इसको निकालना कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और ये हमारा 23 आंसर आएगा। ये वाला जो कैसा है, ये बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको हम इजी कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे, इसको हम मीडियम कैटेगरी में जरूर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। एक ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है। ये क्यू मान लीजिए, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। राइट एंगल्ड एट क्यू। द लेंथ ऑफ साइड पी आर की लेंथ दी है 17 यूनिट। लेंथ ऑफ द बेस क्यू आर बेस बताया इसने 8 यूनिट एंड लेंथ ऑफ साइड पी क्यू इज 15 यूनिट, इसकी 15 यूनिट। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो बन गए और हमें एंगल भी दे दिया। अब उसने पूछा क्या है, एंगल आर पी क्यू, लेकिन एंगल जो उसने दिया है वो आर पी क्यू, ये वाला एंगल दिया है उसने हमें अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा पूछा। अब जो ये फिगर हमें दी हुई है इसको जस्ट मुझे अपने हिसाब से बना लेनी है। अगर अल्फा मैं ये रखूंगा तो ये तो 17 ही रहेगी, लेकिन 15 मेरी कहाँ जाएगी, नीचे, और 8 मेरी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब उसने पूछा क्या, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, यहाँ पे आप साइन की वैल्यू, साइन अल्फा क्या हो गया, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 है, हाइपोटेनस मेरा 17 है। कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों का एलसीएम लोगे 17 ही आएगा। 15 8 को जोड़ दोगे 23/17 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये इजी कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब इज इक्वल अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी आपको, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला एक छुपा हुआ है, लेकिन उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए आप ये देखिए, उसने ये अगर इस 24 को मैं 17 प्लस 7 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 24 को आप 17 प्लस 7 भी लिख सकते हैं हम, 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के। अब अगर ये हमने CHSL में भी एक बार डिस्कस किया था, हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस एक फॉर्मूले को इस रेड वाले ब्लू को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे k जो है वो कुछ नहीं है, वो ए बी है। k किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के इक्विवेलेंट। और a और b क्या है मेरे, a ये है, b ये है, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 17 × 7 119। ये हमारा कोई ऑप्शन है, हाँ जी, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। इसको इजी कैटेगरी में ही रखेंगे हम, ये टफ नहीं है।
इजी क्वेश्चन है, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलाज आपको और इक्वेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2πr होता है। दो सर्कल है, उनकी सर्कमफेरेंस जो है वो दी हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियाई, रेडियाई के बीच डिफरेंस पूछा है। तो अगर मैं पहली सर्कमफेरेंस और दूसरी सर्कमफेरेंस का डिफरेंस देखूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा ये और ये, इसको क्योंकि दोनों सर्कमफेरेंस दी हुई है तो यानी कि ये तो हो गया मेरा 352 माइनस 198 इस तरफ, और यहाँ पे 2π आपका कॉमन आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे और जो हमसे पूछा है दोनों की रेडियाई का डिफरेंस वो हमारा ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? इन दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा, 4, 14 में से 9 गए 5 और 2 में से 1 गया हमारा 1, 154 ये आ गया। 2, 22, 7 और जो हमसे पूछा R माइनस R वो आ जाएगा। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 11 चौक 44, 2 से डिवाइड कर देंगे 7, तो ये हमारा आ गया 49/2 इनका डिफरेंस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 24.5 हमारा आंसर आ जाए। ये बहुत ही ईजी, ये भी ईजी कैटेगरी में मान के चलेंगे हम, ये टफ नहीं है, ये ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड। एक सर्कल दिया हुआ है और एक कोड दी है ए बी, उससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। चलिए, यानी कि हमारा सी हो गया, ये ABC हमारा ट्रायंगल हो गया, 60 डिग्री, ये 10 दी हुई है, ये 10 दी हुई है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए क्योंकि साइड इक्वल्स है, और ये एंगल ऑलरेडी 60 डिग्री है, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये ऑलरेडी 60 है, यानी इन दोनों का सम होना चाहिए 120, और ये बराबर बराबर यानी कि ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ये हमारा जो ट्रायंगल ABC हो जाएगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि तीनों साइडें भी बराबर होंगी, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये इस हिसाब से 10 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं मेथड आप समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से, और एक तरीका है हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, हमारा ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। जब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर में डालूँ यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर जब डाला जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये 60 था तो ये 30 बचेगा, ये 90 है तो ये आ गया 60, ऐसे ये 30 रहेगा, ये 90 है तो ये आ गया 60। ये भी आपको फिर पता चलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, तो हमारी ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, ये टफ नहीं है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल lead sorts each of diameter 8.4 cm can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 cm, 63 cm, 42। चलो, यानी कि बड़े में से छोटी बनाई जा रही हैं। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट एक आपको ध्यान रखने की वाली बात है वो है डायमीटर। जब भी आपको कभी डायमीटर दो, सबसे पहला काम ये करो कि उसकी आप रेडियस को सीधा सीधा हाफ करके लिखो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और ये बाद में आपकी गलती ना हो, इसको बचाएगा। तो ये दी हुई है सेंटीमीटर, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो नंबर ऑफ स्मॉलर्स को निकालने के लिए कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। तो यहाँ पे क्योंकि जो लार्ज है वो एक सॉलिड रेक्टेंगुलर सॉलिड है, यानी कि क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो हमारी स्फेरिकल बॉल है, स्फेयर का जो हमारा वो होता है 4/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसने बोला है यूज करने के लिए, और इंटू आर की क्यूब, आर उसने दी हुई है 4.2 और 4.2। इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए हम इतने ही ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 बार 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 88 तो यहाँ से सीधा सीधा कट जाएगा, 42 से एक 42 गया, ऊपर 3000 की गुना कर लेंगे हम, ये तीनों पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, मतलब ये तो कर लिया हमने। 42 6 7 से काट लेंगे, 7 9 63, 7 6 42, और 7 से इसको काट लेंगे, 7 6 42, ये 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 से ये भी 3 दूनी 6, तो ऊपर हमारा क्या बचा, और कोई तो नहीं बचा, ठीक है, 3 से कट गए हैं। ऊपर हमारा आ गया, नीचे तो 4 आ गया, और ऊपर हमारा 3000 आ गया, तो 4 7 28, 4 5 20, 750 हमारी स्फेरिकल बॉल बन जाएंगी। ये भी इजी कैटेगरी का है,
इसको टफ नहीं मानेंगे, हम इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। 5 फैक्ट्रियों के द्वारा बनाई गई टेबल्स जो हैं और स्पून जो है उनकी जो है नंबर दी हुई है। What are the ratio of number of spoon manufactured by P to the number of spoon manufactured by R? P और R का रेशियो पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। तो P ने कितनी स्पून बनाई है भाई, 100 स्पून बनाई है, मतलब जो भी है, और R ने बनाई है 150। तो रेशियो हो गया 2:3। इससे सिंपल और क्या लोगे, सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। BAC हमें एंगल दिया है, AB की लंबाई हमें दी हुई है 12 और AC की हमें दी हुई है 10। फाइंड क्या करना है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ साइड BC। BC की लेंथ पूछ रहा है। BC की लेंथ को थोड़ी देर के लिए अगर हम x मान ले और हम अगर इस पे एक परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और इस परपेंडिकुलर की हाइट मान लेते हैं h, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकलता है, एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने अभी ये माना है, जब हाइट हम ये परपेंडिकुलर वाली h मान रहे हैं इसको, तो बेस हमारा 12 रहेगा और h हमारा वो परपेंडिकुलर वाली हाइट हो गई। और दूसरा जो इसका वो रहेगा वो 1/2 साइड्स दी हुई हैं जो हमें, उनको यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं साइन 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं। इन इक्वेशन को सोल्व करें तो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, h हमारा आ जाएगा 10 इंटू साइन 60। साइन 60 की हमारी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी कि जो हमारी हाइट आ गई वो हमारी आ गई 5√3। क्लियर है, ये हमारी हाइट आ गई। अब इस हाइट को यूज़ करके हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने से हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये AB वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं। AB वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाइट हमारी है 5√3, इसका स्क्वायर करोगे तो आप 75 हो जाएगा। इसमें से हमें ये 10 वाली साइड जो है उसको अगर हम घटा दें, ठीक है, 10 वाली साइड को हम 25 या 75, हाँ ठीक है, इसमें से 10 वाली साइड को अगर हम घटा दें, सॉरी 100 में से 10, क्योंकि हाइपोटेनस का काम कर रहे हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो हुआ है, उसमें से 75 घटाएंगे तो हमारी आ जाएगी AD, मान लेते हैं इसको हम, AD की लंबाई हमारी आ जाएगी, AD का स्क्वायर, यानी कि आ गया 25। तो AD कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब ये 5 ये आ गया, ये हमारी इसकी लेंथ आ गई, बाकी कितना बचा, ये हमारा 7 आ गया। जब 7 आ गया, ये हमारा BD वाला पार्ट, BD हमारा कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। और अब हमारे पास कोई डिफिकल्टी नहीं है, अब हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का हाइपोटेनस की निकालनी है वैल्यू, यानी कि BC स्क्वायर, जो कि हमारा x है, वो हमारा BD का स्क्वायर और प्लस हमारा CD का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। CD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5√3, तो ये तो 75 हो गया, ठीक है। और ये BD हमने अभी निकाला, BD 7 है, यानी कि 49 ये हो गया। 49 75 को हम ऐड करेंगे, ये हमारा 124 आ गया। तो BC स्क्वायर हमारा, BC हमारा यानी कि x जो है वो हमारा हो गया √124। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 11 121, तो 11 है ऑप्शन, हाँ ये है, लगभग ये आएगा। तो हमारा ये इजी टू मीडियम कैटेगरी में मानिए, इजी तो नहीं है, मीडियम कैटेगरी में मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज। अब यहाँ पे जब भी डायरेक्ट इसमें दो चीज़ें हैं, जब भी आपको आंसर्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना दिया हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो और आपको इसकी वैल्यू पूछी हो, तो हम इस ऑर्डर में जाते हैं, पहले 0 डिग्री रखते हैं, फिर हम 90 डिग्री रख के देखेंगे, इस पे भी नहीं, फिर 45 डिग्री, और फिर 30 या 60 में से कोई सा भी। लेकिन कोई भी दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये वाली जो मैंने आपको बताई, सारे आंसर जो आपके विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, वो न्यूमेरिकल होने चाहिए। और दूसरा जो हमारी इसमें ध्यान देने की बात है वो ये है कि कहीं पे भी नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं बननी चाहिए, नॉट डिफाइंड या इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो तो कोट जो है वो 0 पे आपको वैल्यू क्या देगा, या 10 जो है और कोसेक जो है और सेक जो है वो आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू बनेगी 0 या 90 डिग्री पे से, एक 90 पे बनता है नॉट डिफाइंड, एक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड बनता है। तो इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। हम 45 डिग्री रखेंगे, फिर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर हो गया 1, कोट स्क्वायर कोट 45 भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया। सेक 45 और कोसेक 45 का मल्टीप्लीकेशन है, सेक 45 हमारा कितना होता है, √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2, ऐसे कोसेक 45 हमारा वो भी √2 होता है, उसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो गया, यानी कि 1 + 1 तो 2 हो गया, और 2 2 जा 4, तो ये हमारा -2 आपका हमारा आंसर आया। इसमें -2 हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगी। ये इजी कैटेगरी में हम रखेंगे, इसको टफ नहीं मानेंगे, ये इजी होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको पता होती हैं। नेक्स्ट,
द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग द 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2018-2019। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, 2 कंपनियों का इसने दिया हुआ है। दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात कितना है, ठीक है ना। पहली शाखा में अगर आप टोटल देखो तो ये 80 ये है और 105 ये है, यानी कि 105 और 80 हमारा टोटल हो गया 185। ये फर्स्ट ब्रांच की बात कर रहा है। चौथी शाखा की बात कर रहा है, तो चौथी शाखा पे अगर हम आते हैं तो ये हो गया हमारा 85 और ये हमारा 95। 85 ये है और 95 हमारा ये है। 5 5 10 और 1 10 1 18 180 हो गया। तो रेशियो हमारा यही हो गया। इसको 5 से डिवाइड करें 37 और ये हो गया 30, ठीक है। क्या ऑप्शन है, बट ऑप्शन में नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आपको इंटेंशनली एक क्वेश्चन गलत दिया जाता है, एक या दो क्वेश्चन इंटेंशनली, ताकि उसमें बच्चे वेस्ट करें। तो इसके लिए हमारी ये सलाह रहेगी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको आप उसके प्रति कॉन्फिडेंट रखें और आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालें। क्योंकि अगर आप इसमें बार बार कैलकुलेशन करें तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो पूछना था वो सेकंड का फोर्थ से रेशियो पूछना था। जब हम सेकंड की कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हो गई 75 और ये हो गई हमारी 65। 75 को जब आप टोटल करोगे तो ये हमारी 140 आ जाएगी और फोर्थ की हमने ऊपर निकाली है 180। तो ये वाला रेशियो आपका आ रहा है 7:9। लेकिन इंटेंशनली क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। एक क्वेश्चन से वैसे भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो क्वेश्चन बाद में उस पर क्लेम्स आते हैं कि वो गलत था तो उसके नंबर सबको इक्वली मिल जाते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो हम ये रिपीट ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो हमने अभी इसी टाइप का एक पहले भी क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 16 था, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये। यहाँ पे भी हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों को चलाना है। ये 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अगर मैं इधर रखूँ तो बाकी सब इधर आ जाएगा, 40/4 हो जाएगा ये तो, और ये हमारा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा। 4 से अब 40 को भाग दे 10 और 10 की जगह मैं 17 - 7 भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा बाकी का सवाल एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर से यूज़ हो गया, बस वहाँ पे a प्लस बी का हुआ था, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो p है वो मेरा a b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी यहाँ पे भी वही है 17 × 7 यानी कि 119। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इजी कैटेगरी में मानिए इसको। अलजेब्रिक इक्वेशंस और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% 5%। यानी कि एक तो उसको सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट दे दिया जाए, और एक दुकानदार ने कहा कि नहीं मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा 25% और 5% का। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सा बेटर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस कितना रहेगा। तो ये तो सीधा सीधा 30 है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट निकाल लूँ नेट कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर जाऊँ। नेट के लिए वही फॉर्मूला हमारा अब भी रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट होता है तो उससे माइनस इफेक्ट आ जाता है। ये मेरा हो गया 25, ये मेरा हो गया 5 और 25 × 5 = 125, 1.25 मेरा ये आ गया। तो 25 × 5 = 30, मतलब जो डिफरेंस है 30 तो ये भी है और 30 इतना भी हो रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा। इसलिए 1.25% मेरा डिस्काउंट हो गया। क्या गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3842, 384 की शॉपिंग पे उसको जो है ये वाला 1.42 का डिस्काउंट जो है उसको मिला है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि दिया है किस पे डिस्काउंट निकालना, तो 1.25% किसका निकालना है मुझे, ये इसी का जो अमाउंट दी हुई है 1.25% ऑफ 3840 रुपये। अगर इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 125 की इसमें सीधी सीधी गुना कर लो, या फिर आप 25 से भाई 2 जीरो बढ़ा दो, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड कर दें, 4 × 9 = 36, 2 बचे, 4 × 6 = 24। ओह सॉरी, नीचे 2 जीरो आनी थी ना, ये वाली यहाँ नहीं आएंगी, ठीक है। और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। 5 20 से डिवाइड कर देंगे, और 20 चौक 80, 800 और 20 अट्ठे 60, 48 रुपये का हमारा डिफरेंस आएगा। ये हमारा, ये भी इजी कैटेगरी में ही हम मानेंगे, इजी टू मीडियम मान सकते हैं, वैसे इजी मानिए, इजी टू मीडियम रख सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था जो हमने डिस्कस किया है।
ये हमारा आज का पेपर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा है, तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपको किसी और पर्टिकुलर एग्ज़ाम का या किसी क्वेश्चन पेपर का आपको वीडियो बनवाना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आप इस पेपर का बनाइए, और कमेंट्स आप कीजिए कैसा वीडियो आपको लगा, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर और सब्सक्रिप्शन, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और जितने ज़्यादा शेयर होगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।